1857 के का जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, जिसमें कुछ उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने यहाँ की बरतानिया हुकूमत का विरोध करना आरंभ कर दिया था। इससे कांग्रेस से बरतानिया हुकूमत नाराज हो गई। अब आप कहेंगे बरतानिया हुकूमत के खिलाफ ही तो कांग्रेस का गठन हुआ था और उसको तो नाराज होना ही होना था। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के गठन के समय से लेकर जो तीसरा अधिवेशन हुआ है मद्रास में, वहां तक कांग्रेस को फंडिंग भी करती थी तो वह ब्रिटेन की गवर्नमेंट और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी सारा प्रबंधन करती थी। लेकिन ये जो उदारवादी नेता थे, इनको ये पता नहीं था कि ऐसी दुर्घटना उनके साथ हो जाएगी। अब उनको मनाने के लिए ये करें तो क्या करें। मैंने आपको बताया, इन्होंने उसके बाद 2 बार लगातार कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटेन के निवासी, या यूं कहें कि वह यूरोपियन थे दोनों, और उन दोनों ही यूरोपियन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जो सरकार थी वह ये मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि कांग्रेस मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगी। उसे लग रहा था कि कांग्रेस मेरे साथ विश्वासघात अवश्य करेगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को मदद देना बंद कर दिया। अब जब मदद देना बंद हो गई, मिलनी बंद हो गई, अब कांग्रेस करे तो क्या करे। अखिल भारतीय संगठन है और इस संगठन को आगे भी ले जाना है। सरकार की भी मदद होती रहे, जनता भी जान न पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखता है विलियम वैंडरबर्न, और साथ ही साथ उसी से लेकर के महान क्रांतिकारी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस के विरोध में जो जनसभा आयोजित हुई थी, उस जनसभा में जो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और फिर कुछ ही समय बाद वह स्वर्गवासी हो गए थे, देश के लिए शहीद हो गए थे। ऐसे महान क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय जी ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है और इसे एक थ्योरी दी है जिसको सेफ्टी वाल्व की थ्योरी कहा जाता है। सेफ्टी वाल्व का मतलब जानते हैं क्या? जैसे एक ऐसा वाल्व जिसके लगवा लेने से कोई भी जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो उसकी मृत्यु रुक जाए। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, उनकी जीवनी को जब उनकी जो ये था जीवनी को जब इन्होंने पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ था। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी हमने आपको वो बताया ही कहाँ जो कांग्रेस ने किया है। अब जितना ही आगे आप जाएंगे, कांग्रेस के प्रत्येक किरदार से पर्दा उठता चला जाएगा। और दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, आप इसके बारे में जो सुनते आए हैं लगातार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, उनका भी कमाल देखेंगे। और उनका कमाल जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इस देश ने इस चरखे और साबरमती के संत के द्वारा क्या खोया है। जो पाया है वो तो सब बता रहे हैं।
राष्ट्रपिता कहकर के उनको संबोधित किया जाता है। लोग बापू कहते हैं, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि उनकी वजह से मैंने खोया क्या है। यह उनके पूर्ववर्ती जो कांग्रेस के अधिष्ठाता हुआ करते थे, जो कांग्रेस को भारत की महानतम पार्टी बनाने के लिए और अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए तत्पर थे, भगाने के लिए तत्पर थे। जगह जगह पर अंग्रेजों के साथ उनके संघर्ष होते थे। उनकी कहानी भी तो सुनेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपको यही पढ़ाया गया है कि ये वीर सपूत था, ये बलिदानी था। अभी उसी में से कौन गद्दार था, और इतना बड़ा गद्दार कि देश के पहले उग्र सपूत को उसने जेल तक पहुंचवा दिया। बड़े लंबे हाथ उनके थे। वो सरकार के साथ उनका उठना बैठना था। बहुत बड़े वकील थे, और उन वकील के बारे में हम कभी से जाने ही नहीं कि इन वकील साहब की हकीकत क्या थी। आप कहेंगे कई ढेर सारे वकील थे। वकील तो ढेर सारे थे, अब पर्दा सबका खुलेगा। तो जब इधर ये दोनों अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन अंग्रेज इससे भी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो यहाँ की हुकूमत थी, बरतानिया हुकूमत, प्रसन्न नहीं होती है। तब और इतना अप्रसन्न थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो उस समय बरतानिया हुकूमत का सरकारी कर्मचारी जो होता था, वो कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले सकता था। आप समझ सकते हैं, ये वही बरतानिया हुकूमत है जो कि कांग्रेस को पैसे दे करके उनसे अधिवेशन करवाती है। अधिवेशन संपन्न होता है, उसके बाद उन्हें डिनर पर बुलाया जाता है, चाय पर उनके नेताओं को बुलाया जाता है, उनके साथ बैठकर डिस्कशन होता है, और सिर्फ यहाँ की जो जनता की समस्याएं थीं, जिस तरह से उनका शोषण हो रहा था, सिर्फ उन बातों को पटल पर रख देने मात्र से ही बरतानिया हुकूमत ने कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार करना आरंभ कर दिया। अब जो बच्चा है वो जाएगा कहां? अब कांग्रेस चाहे भी तो कहां जाए? तो जब मां रूठ जाती है बच्चे से, तो बच्चा भी तो रूठने का प्रयत्न करता है। ऐसा ही कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने किया क्या? उसने कहा कि 1892 का जो हमारा अधिवेशन होगा वो हम लंदन में अधिवेशन करेंगे। घोषणा कर दी। वो सोचते थे कि जब ये मैं घोषणा कर दूंगा तो शायद अंग्रेजी हुकूमत मुझे फिर घास डालना आरंभ कर दे। लेकिन अंग्रेज इतने अदूरदर्शी नहीं थे जितने आज के समय हिंदुस्तानी हैं। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। बाहरी को वो अपना शत्रु मान रहे हैं, उनके एनिमी घर में ही बैठे हुए हैं। घर में जो सपोले बैठे हुए हैं और हर क्षण इसी देश का दूध भी पी रहे हैं, इसी देश का खून भी पी रहे हैं, और इसी देश को डस भी रहे हैं। ऐसे ही अंग्रेजों को पता था कि ये गड़बड़ी कर सकती है, क्योंकि एक बार इसने गलती कर दी। आज के दौर में हम अरे चलो गलती हो गई, क्षमा कर देते हैं। किस चीज की क्षमा? गलती हुई क्यों? चलो मान लिया एक बार भूल हो गई, लेकिन भूल कैसी है? वह क्षमा योग्य है भी।
या क्षमा योग्य है ही नहीं। अक्षम्य भूल को भी हम क्षमा कर दें, इसका मतलब है कि मैंने इतिहास से कभी कुछ सीखा नहीं। लेकिन अंग्रेज इसलिए क्षमा नहीं कर रहे थे अंतर्मन से, क्योंकि वह हीरो से जीरो नहीं हुए थे, वह जीरो से हीरो हुए थे। जब हिंदुस्तान में 300 साल की गुलामी आ चुकी थी, तब वो लोग मछली खाकर अपना गुजारा करते थे। उनके पास खाने के संसाधन नहीं हुआ करते थे। ये तो जब मध्यकाल की स्थिति हम आपके सामने रखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। और हमारा स्वर्णिम काल उससे 1000 वर्ष पूर्व हुआ करता था। 1000 वर्ष पहले हमारा स्वर्णिम काल हुआ करता था। हम क्यों झुकते चले गए? जो भी आया हमने उस पर विश्वास किया, हमने उसको पनाह दी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए खतरा बन सकता है। आखिर क्यों? मैंने नहीं सोचा, मेरे पिताजी ने भी नहीं सोचा, मेरे दादा ने भी नहीं सोचा, मेरे बेटे ने भी नहीं सोचा, मेरे पोते ने भी नहीं सोचा, आने वाली पीढ़ियों ने भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? और हर बार घाव मिले, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के रूप में मैंने खोया है एक बहादुर जांबाज सपूत, महाराणा प्रताप के रूप में छत्रपति शिवाजी, ये हमारे अपने वीर थे। हम समझ नहीं पाए कि उनके जाने से मुझे क्या नुकसान हुआ। चलो खैर, ये तो अन्य चीजें हैं, पिछली हैं, इन पर बाद में चर्चा होगी। अभी तो कांग्रेस पर चर्चा हो रही थी। अब स्थिति ये होती है कि कांग्रेस अधिवेशन लंदन में करने की घोषणा तो कर देती है, लेकिन 1891 में वहां चुनाव होने थे। उन चुनावों की वजह से कांग्रेस 1892 में वहां अधिवेशन तो नहीं करवा पाती है। और कांग्रेस चाहती भी यही थी कि कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसको ढाल बना करके हमने जो ये घोषणा कर दी है बालहट में, ये बालहट भी हमारा समाप्त हो जाए और कोई उंगली भी ना उठा पाए। अवसर मिला वहां होने वाले चुनाव। कांग्रेस ने उन चुनावों का हवाला देते हुए लंदन में जो अधिवेशन कराना था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और फिर वो एक दिन के लिए नहीं, तब से लेकर आज तक वो ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। ये जो स्थिति आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि क्या कांग्रेस ऐसा भी कर सकती थी? फिर उसने आजादी कैसे दिलवाई? अरे आजादी दिलवाई किसने है? अभी उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं शुरू हुई है। अभी तो वो भाई किसी के यहां आप किसी के पास जाते हैं, किसी नेता के पास जाएं, तो एकदम तो आप उसको जान करके डिसीजन लेने नहीं लगेंगे। कुछ समय तो लगेगा उसको जानने में, कांग्रेस की हकीकत क्या है इसको जानने में भी तो समय लगेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से पहचान नहीं होती है तो आप जान भी जाते हैं, फिर भी कुछ समय तक उसके साथ रुकते हैं। ऐसे ही 92, 93, 94 के ये अधिवेशन होते चले गए। लाला लाजपत राय जी ने, जो पहले मैं बता चुका हूं, सेफ्टी वाल्व, वो थ्योरी इनकी उजागर कर दी। और ये
सेफ्टी वॉल का मतलब होता है अभय कपाट, जिससे अभय प्राप्त हो गया था कि दोबारा कभी विद्रोह नहीं होगा। कांग्रेस का गठन इसलिए हुआ था। और केवल लाला लाजपत राय जी ने ही नहीं कहा, हमारे संघ प्रमुख, वर्तमान नहीं, गुरु जी श्री गोलवलकर जी ने, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने भी कहा। अपनी उनकी एक पत्रिका है, उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुओं के अंदर विराष्ट्रीकरण की भावना की स्थापना भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का परिणाम थी। अब जो ये विराष्ट्रीकरण की भावना उत्पन्न हुई, इसका श्रेय इसी कांग्रेस को जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है आज व्यक्ति की राष्ट्रीय भावना क्या होती है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगेंगे। कब करने लगे विरोध आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे एक व्यक्ति का इतना इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति का विरोध क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आप देश का विरोध करने लगे। आप जान ही नहीं पाते हैं उस विरोधाभास में कि हम विरोध किसका कर रहे हैं। एक व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है, एक राष्ट्र से व्यक्तियों का निर्माण होता है। इसलिए हमें आज के दौर में भी इन बातों से सीख लेनी चाहिए। समय गुजरता चला गया, 1900 हुआ, 1901, 2, 3, इस तरह से समय आगे बढ़ता जा रहा था। ढेर सारे नेता थे, जैसे विमोचन चंद्र बनर्जी के बारे में तो आपको मैंने बताया, दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया है। एक और नाम आप जान लें, उसका नाम है फिरोज शाह मेहता। ये नाम याद कर लेना। पहला महाधूर्त कांग्रेसी ये हुआ है। इस कांग्रेसी के कृत्य जब आप सुनेंगे, ये बहुत बड़ा वकील था, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, ये जो चाहता था वो कर लेता था। इसके द्वारा जो किया गया वह हम भूल भी नहीं सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर उसे हम भूल गए तो फिर इतिहास पढ़ने का मतलब ही क्या रहेगा? इतिहास हम जानेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा नेता था कांग्रेस का। गांधी जी के गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोखले, उनका ये परम मित्र था, परम मित्र था। दिनसा वाचा भी उस समय नेता थे। इन ढेर सारे नेताओं जो कि एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, अर्थात सरकार के केस से लड़ते थे। सरकार के केस लड़ते थे, अच्छा खासा आमदनी होती थी इनको, सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इनकी उठा बैठक होती थी। तो साल भर तो ये सब चला करता था। लेकिन साल भर के बाद जब दिसंबर का माह आता था तो उस दिसंबर के माह में ये सारे लोग एक जगह पर एकत्रित होते थे और अधिवेशन करने लगते थे। समय गुजरता गया। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने देखा कि ये नए नए लोग जो कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं, माना कि ये जो हमसे प्रतिदिन मिल रहे हैं वह तो दिखावा कर रहे हैं कि हमारे साथ, लेकिन ये जो नए नए जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ने से कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए उसने
कुछ प्रावधान किए, क्योंकि उसको भी इन पर भरोसा नहीं था। इन कांग्रेसियों पर उनको भी भरोसा नहीं था, जो खुद को उदारवादी कहते हैं। जब हमें पढ़ाया जाता है कि वो उदारवादी थे, वह अपनी बात को अहिंसात्मक ढंग से सरकार के सामने रखते थे। मैं मानता हूं हिंसा इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जब सामने वाला मेरे साथ हिंसा करे तो हमें भी हिंसा का जवाब हिंसा से ही देना चाहिए। अब दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत वहां पर आती है जब हम अधिकारों की मांग करें और हमारे अपने ही हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। ऐसे समय में न हम उनके ऊपर हथियार उठा सकते हैं, न ही उन पर वार कर सकते हैं, और जो हम बात रख रहे हैं उससे हम पीछे भी नहीं हट सकते हैं। ऐसे ही कांग्रेस में उस समय कुछ उग्र स्वभाव के नेता भी जुड़ते जा रहे थे, और नीचे से जो नेता आ रहे थे तो ज्यादातर ही उग्र स्वभाव के थे। लाल बाल पाल की तिकड़ी अरविंदो घोष, ये आईसीएस अधिकारी थे, और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि तुम मदद करते हो। बाल गंगाधर तिलक इस समय तक अत्यंत ही मुखर हो चुके थे। वास्तविक रूप में उनके सामने इन नेताओं में से कोई ठहरने वाला नहीं था, ये वास्तविकता थी। अच्छा, एक व्यक्ति जो नया हो, जिसकी सरकार में भी इतनी न चलती हो, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है वो व्यक्ति? और इन उदारवादियों को वह बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि वह इनकी उन बातों का विरोध करते थे जिसमें ये लोग ये कहते थे कि देखिए, हम पत्र तो दे रहे हैं, आवेदन प्रतिवेदन की नीति तो अपना रहे हैं। इनकी नीति थी आवेदन प्रतिवेदन की, कि जो ही कोई ऐसी बात होगी तो हम एक उनको पत्र लिखेंगे, माने या ना माने ये उनकी भाई जिम्मेदारी है। पब्लिक के सामने इस तरह से कहना, साल भर उनसे मिलते रहना। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे उग्र विचारों वाले नेता इनसे खफा रहने लगे, लेकिन काम कर रहे थे, क्योंकि काम राष्ट्र के लिए कर रहे थे। लेकिन उनकी विचारधारा मिल नहीं रही थी। इसी बीच वर्ष आता है वर्ष 1905 का, और वर्ष 1905 में देश का बंगाल का विभाजन कर देता है करजन। जब बंगाल का विभाजन कर देता है, अरे विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, अब सब विचार करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी राष्ट्रवादी जो विचार, जो हमारा ये संगठन चल रहा है, इस संगठन को कुचलने के लिए किया गया है। और वास्तविकता भी यही थी। उसने तथ्य क्या रखा था, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उसने विभाजन क्यों किया था। अभी के लिए बस इतना। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, और यहीं से टॉपिक को फिर से उठाएंगे, और तब हम बताएंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ क्यों था और लाभ किसको मिला था। अकेले अंग्रेजों को लाभ नहीं मिला। देश के जब टुकड़े होंगे तो किसको लाभ मिलेगा, आप ये भी जानेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है देश के टुकड़े होने की। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।